हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नकुल और आज हमारा सेंटर ऑफ मास का लेक्चर नंबर 5 होने वाला है, फास्ट ट्रैक जेई सीरीज का। तो यार इस सीरीज में हम पूरी जेई की फिजिक्स कर रहे हैं फ्रॉम जीरो टू एडवांस, और इसके साथ साथ हम एरोडोव के सारे रेलेवेंट क्वेश्चंस भी कर रहे हैं ताकि तुम्हारी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाए एडवांस लेवल तक। तो यार इस सीरीज को कैसे फॉलो करना है ये मैंने तुम्हें ऑलरेडी इंट्रो वीडियो में बता रखा है, और इसके अलावा अगर तुम पहले से इस सीरीज को फॉलो कर रहे हो तो तुम्हें पता ही होगा। तो अगर तुमने अभी तक इंट्रो वीडियो नहीं देखा है तो जाके जल्दी से उसे देख लो, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसके अलावा अगर तुमने फास्ट ट्रैक वाला टेलीग्राम ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जाके उसे ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहाँ इस कोर्स से रिलेटेड जितने भी तुम्हारे नोट्स और पीडीएफ वगैरह होंगे वो सारे तुम्हें उसी ग्रुप पर शेयर किए जाएंगे, और उस ग्रुप पर तुम अपने डाउट्स भी आपस में डिस्कस कर सकते हो। तो बिना कोई टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं वीडियो को यार। अब आज से हमारा स्टार्ट होने वाला है कोलेजन। ठीक है, तो कोलेजन स्टार्ट हो रहा है आज से। तो फ्रेंड आ सकते हो कोलेजन, है ना। कोलेजन क्या, कोलेजन का मतलब जब दो चीजें आपस में आके टकरा गई, ठीक है। और टकराने के बाद कुछ भी हो सकता है, या तो वो साथ में चिपक गई, है ना। अब सेपरेट ही नहीं हुई, या सेपरेट हुई उनकी स्पीड चेंज हो गई, या ये भी हो सकता है कि क्या कहते हैं, मतलब वही सब चीजें इसी की हम बात करने वाले हैं आगे। बट एक चीज क्लियर है कि देखो, जब कोई भी चीज की टक्कर होती है, कोलिजन होता है ना। तो एक चीज होती है कि उस समय उसमें कोई ना कोई एक फोर्स दोनों पर एक्ट करती है, ठीक है। जैसे सपोज कि दो बॉल्स हैं, है ना। ये आकर के एक दूसरे से टकराई, ठीक है। ये कुछ v1 वेलोसिटी से चली आ रही थी, ये v2 वेलोसिटी चल रहा, लेट सपोज ये हेड ऑन कोलिजन हुआ। ये आकर के एक दूसरे से टकराई, तो जिस मोमेंट पर ये दोनों टकराएंगे ना, तो इन दोनों पर ही एक फोर्स आएगा। सपोज यहाँ पर वो नॉर्मल टाइप का फोर्स होगा, ठीक है। तो इस पर सपोज कोई फोर्स लगा N2, इस पर कोई फोर्स लगा N1, ठीक है। तो बहुत छोटे टाइम के लिए ये फोर्स लगा, और इसके बाद ये तुरंत सेपरेट आउट हो गए, ठीक है। फिर ये और फिर से दूर चले गए, है ना। अब इसके बाद इनकी वेलोसिटी कुछ हो गई होगी, सपोज v1 डैश और इसकी कुछ v2 डैश, है ना। तो वो क्या होगी, कैसे होगी, वो तो अभी हम आगे देखेंगे। बट इतना समझ में आया कि इस बीच में क्या हुआ, बहुत छोटे टाइम के लिए एक फोर्स इस पर एक्ट करी, जिसकी वजह से इनकी वेलोसिटी जो पहले v1 v2 थी वो बदल करके v1 डैश v2 डैश हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर हुआ क्या, जो छोटे टाइम के लिए फोर्स एक्ट करी ना, उसी को हम बोलते हैं इम्पल्स या इम्पल्सिव फोर्स, है ना। ये होती है इम्पल्सिव फोर्स, ठीक है। इम्पल्सिव फोर्स, तो इम्पल्सिव फोर्स का जैसे नाम से भी समझ में आ रहा है कि, मैं दिखाई देता हूँ। इम्पल्सिव फोर्स जो होती है वो एक लार्ज मैग्नीट्यूड फोर्स होती है, जो कि बहुत छोटे टाइम के लिए एक्ट करती है। लार्ज मैग्नीट्यूड फोर्स एक्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, लेट से dt, है ना। dt टाइम का बहुत छोटा टाइम, ठीक है। और बहुत लार्ज फोर्स हो गई, तो सपोज कोई पार्टिकल का जैसे कोलाइड किया, जैसे इसी बॉल वाला एग्जांपल में ले लो। इसका वेलोसिटी मैंने v1 बोला था, इसका v2 बोला था। फिर ये कोलाइड करता है, ठीक है। और फिर उसके बाद ये वापस जाते हैं दोनों, ये कुछ v1 डैश से इधर जाता है और ये कुछ v2 डैश से इधर जाता है। तो बेसिकली क्या हुआ, इनिशियल मोमेंट इनिशियल मोमेंटम कुछ था, ठीक है। और फाइनल मोमेंटम कुछ और हो गया। अब वो सेम होगा कि नहीं वो तो आगे हम देखेंगे, डिफरेंट कोलिजन के लिए डिफरेंट चीज तुम्हें दिखेगी। बट सपोज पी इनिशियल कुछ था, उस पे हमारा कुछ एक फोर्स लगा, है ना, जो कि बहुत छोटे टाइम के लिए लगा। तो एक चीज तुम जानते होगे, है ना, कि जो फोर्स होता है हमारा वो डीपी बाई डी टाइप का होता है। ठीक है, फोर्स की डेफिनेशन ही यही थी, न्यूटन सेकंड लॉ हमने पढ़ा था। तो डीपी को तुम बोल सकते हो एफ डी टी टाइप का, है ना। पर अगर मैं इन दोनों को इंटीग्रेट कर दूं दोनों साइड, पी इनिशियल से पी फाइनल हो गया, फॉर कोलिजन के लिए मैं ऐसा कह रहा हूँ। तो यहाँ इंटीग्रेशन टी इनिशियल से टी फाइनल हो जाएगा ये, है ना। तो यहाँ से तुम बोल सकते हो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ डी टी, है ना। टी इनिशियल से टी फाइनल के लिए जब कोलिजन जस्ट स्टार्ट हुआ और जैसे ही कोलिजन खत्म हुआ, है ना। तो यहाँ से तुम बोल सकते हो पी इनिशियल प्लस इंटीग्रेशन एफ डी टी, टी इनिशियल से लेकर के टी फाइनल तक के लिए इज इक्वल टू पी फाइनल, है ना। तो बेसिकली क्या हुआ, यहाँ पर इनिशियल मोमेंटम कुछ था, अब वो घटा या बढ़ा वो डिपेंड करेगा इसको इसकी वैल्यू पर फाइनल मोमेंटम ये हो गया, ठीक है। तो मोमेंटम में एक चेंज आया, जो तुम्हें यहाँ दिख रहा है चेंज इन मोमेंटम, वो तुम्हारा इस तरीके का आया। और इंटीग्रेशन एफ डी टी टाइप का टर्म आ रहा है, जिसमें साफ साफ दिख रहा है ये बहुत बड़ी फोर्स है, उसके हिसाब से टाइम बहुत छोटा है। तो एक इम्पल्सिव फोर्स आई, तो इसी को हम बोल देते हैं, ये जो इंटीग्रेशन एफ डी टी लिखा है इसको हम बोल देते हैं इम्पल्स या फिर जे, है ना। और ये एक वेक्टर होता है क्योंकि मोमेंटम भी वेक्टर है, तो पी इनिशियल बार प्लस इम्पल्स इज इक्वल टू पी फाइनल बार। तो ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी है।
तो किसी भी कोलिजन में होता क्या है, कुछ इनिशियल मोमेंटम से तुम्हारे दोनों पार्टिकल है, जितने भी दो या तीन जितने भी पार्टिकल आपस में कोलाइड कर रहे हैं, जनरली दो की बात होती है, तो जो दो आपस में कोलाइड कर रहे हैं वो तीन इनिशियल मोमेंटम से आ रहे थे, फिर उन पर एक इम्पल्सिव फोर्स ने एक्ट किया, इम्पल्सिव फोर्स यानी कि एक बहुत ज्यादा मैग्नीट्यूड की फोर्स जो कि बहुत छोटे टाइम के लिए एक्ट कर रही है, और फिर उनका मोमेंटम बी फाइनल हो गया। तो तुम्हें क्वेश्चन में कहीं कहीं ये जे निकालने को भी बोलता है, बट अभी हम उस पर नहीं जा रहे, उसके क्वेश्चन हम लास्ट में करेंगे। और इधर भी थोड़ा सा एरोडोव के प्रॉब्लम्स कम हो पा रहे हैं, क्योंकि वैसे इस चैप्टर में ज्यादा रिलेवेंट प्रॉब्लम्स है भी नहीं एरोडोव में, बट जो है भी उसमें मैंने कुछ कुछ करा दिया, कुछ कुछ अच्छे प्रॉब्लम है जिनको मैं अलग से कराना चाह रहा था। तो एक बार चैप्टर खत्म हो जाएगा तो उसके बाद हम इसके एक आध प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन दे लेंगे, क्योंकि अपने को सिलेबस भी कंप्लीट करना है, अगर मेरे एग्जाम एग्जाम्स आ गए तो ये अगले दो लेक्चर में मुझे इसको खत्म करना है चैप्टर को, तो वो हम कर लेंगे, सारी चीजें समझ लेंगे। और अगर एक्स्ट्रा लगा तो एक लेक्चर इसमें हो सकता है और आए, ठीक है। बट कुछ और अच्छी प्रॉब्लम भी है रोडों की, जिसमें अच्छा खासा टाइम लग रहा है, मतलब 15-15 20-20 मिनट की प्रॉब्लम्स है। तो उनको मैं सोच रहा हूँ 21 तारीख जब एक बार मेरा एग्जाम खत्म हो जाएगा तो प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन हम इसके एक आध और ले लेंगे, ठीक है, तो उसमें कर लेंगे। बाकी हम इसमें अभी समझते चलेंगे चीजों को, ताकि हम रोटेशन स्टार्ट कर पाए, ठीक है। तो ये हो गया इम्पल्स, ठीक है। तो इम्पल्स से फोर्स जो होती है वो एक कोलिजन में एक्ट करती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब कोलिजन जो है बेसिकली वैसे तो दो तरह का हो गया, होता है हेड ऑन, मतलब ये दोनों एकदम सामने सामने से आगे, एक होता है हेड ऑन जिसमें ये दोनों सामने सामने से आके ऐसे ऐसे टकरा हुए हैं, ठीक है। और एक होता है ऑब्लिक, मतलब ये कुछ ऐसे आगे टकराए, मतलब ये ऐसे जा रहा था, ये ऐसे जा रहा था, तो कहीं जा करके ये बीच में ये हिस्सा इनका टकराएगा, ठीक है, इस तरीके कॉमन नॉर्मल इनका ये होगा, ठीक है। तो बेसिकली ऑब्लिक और हेड ऑन की हम आगे बात करेंगे, ठीक है। उसके लिए एक टर्म तुम्हें समझना जरूरी होता है, जो कि होता है तुम्हारा लाइन ऑफ इम्पैक्ट, है ना। लाइक लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या होता है, मैं थोड़ा सा मेरा फाइट दे देता हूँ और इसके बारे में मैं फिर से डिस्कस करूंगा। सपोज ये है ना, ये कुछ ऐसे चला आ रहा है, ठीक है, इसकी वेलोसिटी कुछ राइट साइड में हॉरिजॉन्टल टाइप की वेलोसिटी है, ठीक है, और ये कुछ v1 है। और इधर से एक और पार्टिकल है तुम्हारे पास, जो कि इधर से कुछ v2 वेलोसिटी से चला आ रहा है, और दोनों सेम टू सेम, मतलब ये भी हॉरिजॉन्टल है और लेफ्ट साइड में चला आ रहा है, ये सब लोग समझ लो जमीन है, ठीक है। तो इसमें क्या है ना, कि जब ये आगे लड़ेंगे, आगे, ठीक है, ये कुछ ऐसे लड़ेंगे, है ना। जब ये लड़ेंगे तो इन पर जो इम्पल्सिव फोर्स ऐड करेगा ना, वो भी हॉरिजॉन्टली ही ऐड करेगा, इस पर इधर और इस पर इधर, ठीक है। लेट्स से J1 इम्पल्स इस पर, J2 इम्पल्स इस पे लग गई और J1 इम्पल्स इस पे लग गई। तो लाइन along which impulsive force will act is called line of impact, ठीक है। लाइन along which impulsive force acts in a collision is called line of impact, ठीक है। तो जिस लाइन के along collision की impulsive force act करेगी उसको कहते हैं लाइन ऑफ इम्पैक्ट। यहाँ हेडिंग भी डाल सकते हो, लाइन ऑफ इम्पैक्ट, मैंने तुम्हें यही समझा दिया है लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ठीक है। तो अब ये तो था कि जिस डायरेक्शन में ये आ रहे थे, है ना, उसी डायरेक्शन में, मतलब जो V1 V2 की डायरेक्शन थी, मतलब जो एक लाइन जिस लाइन के अलोंग V1 V2 ऐड कर रहे थे, सपोर्ट लाइन एक तरीके से तुम कह सकते हो, वेक्टर की सपोर्ट लाइन मैंने तुम्हें बताई थी वेक्टर पढ़ाते हुए। तो जो ये लाइन थी, इसी लाइन पर तुम्हारे इम्पल्स भी ऐड कर गए, है ना, दोनों ही हॉरिजॉन्टल है। तो सपोर्ट लाइन ऑफ वेलोसिटी यानी कि जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा था, और डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स सेम है, तो इसलिए हेड ऑन कोलिजन हो गया। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं इन अबव केस, लिख लो, इन अबव केस डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड लाइन ऑफ इम्पैक्ट आर सेम, such type of collision, such type of collision is called head on collision, head on collision, यानी कि सामने सामने टकरा गए, जब जिनका जो वेलोसिटी का डायरेक्शन था, मतलब जो सपोर्ट लाइन थी वेलोसिटी की, उसी डायरेक्शन में वो टकरा भी गए। अब ये कोलिजन ऐसा भी हो सकता है कि दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे थे, एक चीज ये भी हो सकता है कि दोनों इधर ही जा रहे हो, पर इसकी स्पीड ज्यादा हो पीछे वाले की, तो ये जाकर के उसको पीछे से ठोक दिया, तो वो भी हेड ऑन कोलिजन ही है, ठीक है। अब एक चीज और भी हो सकती है भाई, है ना, देखो हो क्या सकता है। सपोज ये एक पार्टिकल था जो V1 स्पीड से जा रहा है, ये भी हॉरिजॉन्टल ही है, और लेट से
है ना, ये उससे थोड़ा नीचे है, और ये इधर V2 की स्पीड से जा रहा है, दोनों हॉरिजॉन्टल है। अब जब ये दोनों कोलाइड करेंगे तो देखो होगा क्या। अगली पिक्चर बनाए अगर हम, थोड़ा सा ढंग से बनाता हूँ। अरे यार इस स्फीयर बनाने में मेरा दिमाग खराब हो जाता है। इस तरीके से ये कोलाइड करे, है ना। तो अब क्या है कि इसकी जो वेलोसिटी थी वो इस डायरेक्शन में थी, है ना। और इसकी वेलोसिटी जो है, मतलब मैं ऐसे दिखा रहा था, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी और इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी। बट अब जो कोलिजन हुआ है उसमें जो इम्पल्स एक्ट करेगा वो इन दोनों के कॉमन नॉर्मल पर एक्ट करेगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा रिएक्ट होगा, इस पर ऐसे और इस पर ऐसे। मतलब फर्स्ट वाले पर जो इम्पल्स एक्ट किया है J1, और सेकंड वाले पर जो इम्पल्स एक्ट किया है J2, ठीक है। ठीक है। तो इस वाले केस में क्या हुआ भाई, कि लाइन ऑफ इम्पैक्ट एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है, इसका इधर जा रहा है और इसका ये इधर जा रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन आर नॉट सेम। और इस टाइप के कोलिजन को हम क्या बोलते हैं, ऑब्लिक कोलिजन। तो इनकी स्पेसिफिक इक्वेशन वगैरह की बात तो हम आगे करेंगे, तो अभी तुम्हें मतलब समझ में आना चाहिए कि ऑब्लिक कोलिजन क्या है और हेड ऑन कोलिजन क्या है। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट तुम्हें समझ में आ गई होगी, ऑब्लिक कोलिजन समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब क्या होता है, अब एक और चीज की हम बात करेंगे जिसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ई बोलते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, देखो तुम्हारा कोई भी कोलिजन हुआ, सपोज मैं तुम्हें पहले इसको हेड ऑन कोलिजन के लिए समझा रहा हूँ, ठीक है। सपोज, अब इसको मैं एग्जांपल से समझाऊंगा, ठीक है। अबे यार, सपोज ये एक पार्टिकल है, और ये एक और पार्टिकल है, ठीक है। लेट से ये इसकी तरफ आ रहा है, और एक हॉरिजॉन्टल फ्लोर बना देते हैं, ठीक है। और लेट से ये हॉरिजॉन्टल फ्लोर है तुम्हारा, ठीक है। अब ये वाला जो पार्टिकल है, ये 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इसकी तरफ आ रहा है, और ये वाला जो पार्टिकल है, ये चलो मैं वही ले लेता हूँ, V1 बोलता हूँ। V1 की स्पीड से इधर आ रहा है और ये V2 की स्पीड से इसकी तरफ आ रहा है, ठीक है। एंड लेट से उसके बाद कोलिजन हुआ, है ना। एंड आफ्टर कोलिजन, मैं आफ्टर कोलिजन की फिगर बना रहा हूँ सीधे, ड्यूरिंग कोलिजन की नहीं बना रहा, वो मैं बाद में बनाऊंगा कुछ और केसेस में, ठीक है। ये हो गया। आफ्टर कोलिजन क्या हुआ, एक मिनट यार, पीछे तो डुप्लीकेट काम करते हैं। आफ्टर कोलिजन तुम्हारा जो ये वाला पार्टिकल है, ये रहा, ठीक है। और ये इधर ये रहा। अब ये जो है, ये V3 से इधर जाने लगा, और ये V4 से इधर जाने लगा, ठीक है। तो एक्चुअल में हुआ क्या, कि इधर ये दोनों के बीच में एक वेलोसिटी ऑफ अप्रोच थी, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच थी, उसकी वैल्यू कितनी होगी भाई, V1 प्लस V2 नहीं हो जाएगी। हो जाएगी। और इस वाले में एक वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है ना, वो कितना हो जाएगा, क्या वो V3 प्लस V4 नहीं हो जाएगा। मैग्नीट्यूड पूछ रहा हूँ, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच सेपरेशन, वैसे तो डायरेक्शन तो दोनों की उल्टी उल्टी हो जाएगी, ठीक है। बट वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का मैग्नीट्यूड अगर मैं बोलूँ तो वो V1 प्लस V2 हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आया। तो यही कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है E, वो होता है मॉड ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन मॉड ऑफ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, है ना। जो कि होगा तुम्हारा ऊपर वाले केस में, जैसे ऊपर वाले केस में मैं अगर देखूँ, तो V3 प्लस V4 का मॉड अपॉन V1 प्लस V2 का मॉड। क्लियर।
अब अगर सपोज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बाय एनी चांस 10 आ जाती है और वेलोसिटी सेपरेशन भी 10 आ जाती है, दोनों सेम आ जाती है, तो उस टाइप के कोलिजन को हम बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। मतलब जितना वेलोसिटी अप्रोच था उतना ही वेलोसिटी सेपरेशन भी है। और अगर वेलोसिटी सेपरेशन वेलोसिटी अप्रोच अनइक्वल होती है ना, तो यही हो सकता है कि वो कम हो वेलोसिटी सेपरेशन तुम्हारी, ठीक है। क्योंकि वेलोसिटी सेपरेशन कभी भी वेलोसिटी अप्रोच से ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है वो फाइनल कभी उससे ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि हमने जब तक कोई एनर्जी दी नहीं है हमने बाहर से, तो दी ही नहीं है जहां तक है, ठीक है। तो ये हो गया। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी सेपरेशन जनरली तुम मान के चलो, मतलब मान के चलो ऐसे ही होता है कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो है तुम्हारी वो हमेशा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच से कम होती है, क्योंकि कोई एक्सटर्नल एनर्जी हम नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो ई जो है वो हमेशा के, अगर अगर ये दोनों बराबर हो गए तो ई की वैल्यू 1 हो जाएगी, और अगर ये उससे कम हुआ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच से, तो ई हमेशा 1 से कम होगा। तो ई की वैल्यू पहली बात लेस देन इक्वल टू 1 होती है ना। और अगर ये दोनों कोलिजन के बाद आपस में चिपक गए, ठीक है, ये दोनों आपस में चिपक गए, वो किधर भी जाए, इधर जाए या रुक जाए, जो भी करें, ठीक है, चिपक गए, तो इनमें कोई वेलोसिटी सेपरेशन बचेगा ही नहीं, तो वेलोसिटी सेपरेशन जीरो हो जाएगा, तो ई जीरो भी हो सकता है। तो ई 0 से 1 के बीच में होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो ई की डेफिनेशन हम पढ़ते हैं ना, वेलोसिटी सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, एक्चुअली एक्चुअल डेफिनेशन ये नहीं है। एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, उसके लिए तुम्हें कोलिजन को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो वो मैं समझाता हूँ। तो ये वाले फिगर को नीचे लेते हैं। हुआ क्या कि ये दोनों पार्टिकल ऐसे आए सामने से, है ना, और ये पहले अप्रोच कर रहे थे एक दूसरे को इस तरीके से, ठीक है। फिर क्या हुआ, ये आपस में भिड़ेंगे, दिखाता हूँ। तो होगा क्या, एक मिनट, ये जो है लेट से आकर के यहाँ पे भिड़े आपस में, ठीक है, ये भिड़ गए, ठीक है। जैसे ही भिड़ेंगे, है ना, भिड़ते ही इस पर और इस पर इक्वल अमाउंट ऑफ इम्पल्सिव फोर्स लगना चालू होगा, लेट से जे, ठीक है, इन दोनों पर। अब क्या होगा, इम्पल्सिव फोर्स लगने अब क्या होगा, इम्पल्सिव फोर्स लगने की वजह से ये बॉडी दोनों डिफॉर्म होना चालू करेंगी। जैसे इसका मैं एक मिनट फिगर कॉपी करूँ फिर दिखाता हूँ। इम्पल्सिव फोर्स लगना चालू हुआ यहाँ पर। अब क्या होगा, ये दोनों डिफॉर्म होना चालू करेंगे। कैसे, जैसे इसका शेप कुछ ऐसा, इसका शेप कुछ इस तरीके से सर्कल से ओवल होना चालू हो गया, ठीक है, इस तरीके का कुछ डिफॉर्म हो गए, है ना। और थोड़ा डिफॉर्मेशन दिखा देता हूँ, सर्कल से चेंज नहीं हो रहा। चलो मैं वैसे हाथ से बना देता हूँ यार, 2 मिनट, है ना। ये लेट से कुछ डिफॉर्म हो गए इस तरीके से, ओवल टाइप के हो गए, ये भी, ये भी, है ना। फर्स्ट बॉडी सेकंड बॉडी दोनों डिफॉर्म हो गए, ठीक है। अब डिफॉर्म होने के बाद, अब मेरे पास इसका विजुअल होता है, मैं तुम्हें और से समझाता। सपोज जैसे ये दो बॉल्स है, ये दोनों आ रही थी, यहाँ लड़ी और ये ऐसे डिफॉर्म हो गए, थोड़ा सा दब गई, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, जैसे ये मैक्सिमम दब चुकी है जितना ये दब सकती थी, फिर ये वापस ऐसे खुलना चालू होगी। अब हो सकता है कि ये जितना डिफॉर्म हुई थी उतना ही रिफॉर्म हो जाए और ये ऐसे जाने लगे, ठीक है। या हो सकता है कि वो डिफॉर्म हुई, थोड़ा सा रिफॉर्म हुई, बट पूरा रिफॉर्म नहीं हो पाई, तो वो एक केस होता है। और या फिर डिफॉर्म होने के बाद अब ये रिफॉर्म हुई ही नहीं, ठीक है, एक साथ किधर चली गई, चाहे इधर चाहे उधर, है ना। तो जब ये डिफॉर्म होने के बाद बिल्कुल रिफॉर्म नहीं हुई, उसको बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। जब ये डिफॉर्म हो गए, पूरा रिफॉर्म हो गया, उसको बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन। और अगर थोड़ा रिफॉर्म हुई है, पूरा रिफॉर्म नहीं हुई, तो हम उसको बोलते हैं इन इलास्टिक कोलिजन, जो कि परफेक्टली इन इलास्टिक नहीं है। और अब तीनों के लिए तुम्हें नाम से समझ में आ रहा होगा, अगर इलास्टिक कोलिजन है तो ई जो है तुम्हारा वेलोसिटी सेपरेशन जितना था उतना ही वेलोसिटी अप्रोच, सॉरी वेलोसिटी अप्रोच जितना था उतना ही वेलोसिटी सेपरेशन भी रहेगा। तो तुम्हारा ये जितनी एनर्जी बेसिकली, जितना डिफॉर्म हुआ उतना ही वापस रिफॉर्म हो गया, ठीक है। इन परफेक्टली इलास्टिक में जितना डिफॉर्म हुआ बिल्कुल भी रिफॉर्म नहीं हुआ, ठीक है। और इन इलास्टिक में डिफॉर्म हुआ बट रिफॉर्म कम हुआ, ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो ई की जो हमने डेफिनेशन पढ़ी ना, मॉड ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच,
जो है ये बेसिकली इसको बोलते हैं न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स एक्सपेरिमेंटल लॉ बोलते हैं इसको, न्यूटन्स एक्सपेरिमेंटल लॉ। और हमारा काम इसी से चल जाता है क्योंकि सारे क्वेश्चन इसी पर बनते हैं। बट ये एक्चुअल डेफिनेशन नहीं है ना। बट ये भी डेफिनेशन सही है क्योंकि ये हर केस के लिए सही होगी। बट एक्चुअल डेफिनेशन ई की क्या होती है, वो होती है इम्पल्स ऑफ रीफॉर्मेशन अपॉन इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। मतलब जब तक ये डिफॉर्म हो रहा होगा तब तक कुछ एक इम्पल्स एक्ट कर रही होगी इस पर, जो इसको पिचका रही होगी ऐसे, ठीक है। फिर जब ये पूरा दब चुका, पूरा डिफॉर्म हो चुका, फिर इसका रिफॉर्मेशन चालू होगा, तब भी वो इम्पल्स एक्ट कर रही है ना। और अब वो रिफॉर्म हो रहा है। अब तुम्हें नाम से समझ में आ रहा होगा कि जितना इम्पल्स डिफॉर्मेशन, इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन था, अगर उतना इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन होता है तो जितना डिफॉर्म हुई उतना ही रिफॉर्म हो जाएगी। क्लियर। तो उस केस में अगर ये दोनों बराबर हो जाते हैं, अगर ये दोनों बराबर हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, तो तुम्हें सीधी सीधी दिख रहा होगा ई वन हो जाएगा। और उसको हम बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। ठीक है। अगर रिफॉर्मेशन हुआ ही नहीं, मतलब डिफॉर्म तो हो गई बट अब रिफॉर्मेशन, बस वही पे इम्पल्स खत्म हो गया, अब कोई रिफॉर्मेशन नहीं है, तो सीधे सीधे दिख रहा है ऊपर न्यूमरेटर जीरो हो जाएगा, ई जीरो हो जाएगा। उस टाइप के कोलिजन को हम बोलेंगे परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है। और अगर ई इन दोनों के बीच में कहीं है, इसका मतलब क्या है कि इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन तुम्हारा कम है डिफॉर्मेशन से, बट जीरो नहीं है। तो मतलब रिफॉर्मेशन होगा बट पूरा नहीं होगा। ठीक है। तो उस वाले केस में हम बोल देते हैं कि ये जो कोलिजन है इसको इन इलास्टिक कोलिजन बोलते हैं। बट परफेक्टली इन इलास्टिक बोला है तो इसका मतलब है इक्वल टू जीरो। अदरवाइज कोई और इन इलास्टिक, केवल इन इलास्टिक बोला है तो ई जीरो से वन में कुछ भी हो सकता है, बट वो जीरो नहीं है और वन नहीं है। ठीक है। तो आई होप तुम्हें क्लियर हो गया होगा ई की एक्चुअल डेफिनेशन ये होती है। और अभी मैं तुम्हें दिखाऊंगा जब हम कोलिजन अलग अलग पढ़ेंगे ना, तो ये इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन डिफॉर्मेशन कैलकुलेट कैसे करते हैं, है ना। चलो अभी दिखा देता हूँ, है ना, फिर हम कोलिजन टाइप्स ऑफ कोलिजन पर आते हैं। सपोज ऐसा कुछ था, अब मैं दोनों की वेलोसिटी की डायरेक्शन ले रहा हूँ। इसकी सपोज u1 थी कोलिजन से पहले। हेड ऑन कोलिजन को ये भी हम कंसीडर कर रहे हैं, ओब्लिक की बात हम अलग से करेंगे, ठीक है। ये हो गई u2। ठीक है। अब ये कोलाइड करे, इसका अगला फिगर बनाता हूँ यहाँ पर। तो जितनी देर ये कोलाइडेड रहेंगे ना, जो डिफॉर्म रिफॉर्म हो रहा है पूरा प्रोसेस जब तक ये चल रहा है, कोलिजन के टाइम दोनों की वेलोसिटी सेम होगी कि नहीं, बोलो साथ में ही चलेंगे, चिपक के ही चल रहा है ना भाई, डिफॉर्म हुए रिफॉर्म हुए, बहुत छोटा टाइम हो जाता है बट हो तो रहा है। तो इन दोनों की कॉमन वेलोसिटी उस समय मैंने बोल दी v। और सपोज इसका मास था m1, इसका मास था m। ठीक है। अब ये रिफॉर्म हो गए, है ना। रिफॉर्म होने के बाद सपोज इसकी वेलोसिटी हो गई कुछ v3, या मैं चलो v1 डैश बोल देता हूँ, और इसकी हो गई v2 डैश, या v1 v2 ही बोल देता हूँ, उधर u1 u2 यूज किया है मैंने ना। हाँ, इसको मैं u1 u2 यूज कर रहा हूँ, u1 u2। हुआ क्या, इनिशियल कंडीशन ये है, तो मैं अगर यहाँ पे पी इनिशियल लिखना चाहूँ तो मैं सीधे सीधे लिखता हूँ m1 u1 प्लस m2 u2। ठीक है। या अगर मैं केवल एक के लिए लिखना चाहूँ, चलो मैं एक के लिए लिखता हूँ, सिस्टम की बात ही नहीं कर रहा, है ना। तो चलो मैं इसके जगह लिखूँ, तो पी इनिशियल है इसका m1 u1। ठीक है। फिर ड्यूरिंग कोलिजन इसका मोमेंटम है m1v, है ना। तो जब तक ये डिफॉर्म हो रहा है, तो अगर मैं यहाँ से इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन लिखना चाहूंगा ना, इम्पल्स, सॉरी इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन, है ना, तो इनिशियली ये पार्टिकल किससे आ रहा था भाई, m1 u1 से आ रहा था, पी इनिशियल इसका m1 u1 था। फिर उस पे एक इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन लगा, है ना, जेडी जिसको मैंने लिख दिया, और इसका मोमेंटम हो गया m1v, मतलब ये जो कोलिजन वाला मोमेंटम है। ठीक है। ऐसे ही तुम m2 के लिए भी बोल सकते हो कि m1 u1 इनिशियल वेलोसिटी थी, फिर उस पे कुछ इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन लगा तो उसका हो गया मोमेंटम m2v। ठीक है। तो इस तरीके से तुम इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन कैलकुलेट कर सकते हो। और फिर तुम बोल सकते हो जब ये m1v हो गया कोलिजन के टाइम, फिर इस पे इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन लगना चालू होगा, और इसकी फिर सॉरी, हाँ, फिर इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी m1v1। ठीक है। ऐसा तुम बोल सकते हो। एक सेकेंड।
तो ऐसा तुमने ये मैंने M1 के लिए लिखा, तुम M2 के लिए भी लिख सकते हो। तो इस तरीके से फिर हम जेडी और जेआर कैलकुलेट करते हैं, फिर जेआर बाई जेडी करते हैं, है ना। सारी वैल्यू से, ये वी की वैल्यू अपने को कैलकुलेट करनी पड़ती है। वी की कैलकुलेट कैसे करेंगे हम वैल्यू, यहाँ से मोमेंटम कंजर्व करा सकते हैं इनिशियल और फाइनल। जैसे इस पूरे सिस्टम का इनिशियली मोमेंटम कितना था भाई, M1 U1 प्लस M2 U2। ड्यूरिंग कोलिजन इसका मोमेंटम क्या है भाई, M1 प्लस M2 इंटू वी। तो यहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन वगैरह वाली चीजें कराएंगे, वो सब चीजें करा करके तुम्हें जेडी जे आर मिलेगा। फिर जे आर बाई जेडी करके जब हम सब कुछ सॉल्व कर लेते हैं ना, तब अपने को जाके मिलता है कि ई जो है वो वेलोसिटी सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच आ रहा है। तो ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है ना। अपने को सीधे सीधे ये वाली चीज यूज करोगे, ये भी एकदम परफेक्ट है। बट ये एक्सपेरिमेंटली निकाला गया, ये चीज ध्यान रखना। एक्चुअल डेफिनेशन ये है। हाँ, ठीक है। और इम्पल्स पे भी हम आगे और आएंगे, इम्पल्स के थोड़े क्वेश्चन भी करेंगे आगे। ठीक है, अभी पहले कोलिजन को समझ लेते हैं। तो आप ई समझ में आ गया होगा तुम्हें, वेलोसिटी सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, इन दोनों के मैग्नीट्यूड लिए हैं। ठीक है, या फिर ओरिजिनल डेफिनेशन ये है, बट हम यूज ये करेंगे, तो तुम यही ध्यान रखो तो अच्छा है। ठीक है, चलो। अब हम बात करते हैं, जो हमने बोला ना कि कोलिजन में डिफॉर्मेशन होता है, फिर रिफॉर्मेशन होता है। अब रिफॉर्मेशन जीरो भी हो सकता है, रिफॉर्मेशन पूरा का पूरा भी हो सकता है, या कुछ इन बिटवीन भी हो सकता है। उसी के बेसिस पे हम तीन तरीके के टाइप्स में कोलिजन को डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो अब उन टाइप्स को हम एक एक करके समझेंगे, और हम ये भी समझेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है, कि कहीं पर कम हो रहा है, कहीं पर ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो तुम आप लिख सकते हो टाइप्स ऑफ कोलिजन। टाइप्स ऑफ कोलिजन। चलो, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इलास्टिक कोलिजन की। इलास्टिक कोलिजन जिसमें पूरा रिफॉर्मेशन हो जाता है ना। तो बेसिकली हमने बात की, इसके लिए ई जो है तुम्हारा, वो होता है कितना, 1 के बराबर। जितने से वेलोसिटी सेपरेशन है, जितना अप्रोच है उतने वेलोसिटी सेपरेशन। होता क्या है इसमें, अब तीनों फिगर हम साइमल्टेनियसली बनाएंगे। सपोज ये तुम्हारा एक पार्टिकल था, M1 मास का, ये कुछ U1 वेलोसिटी से चला आ रहा है। ठीक है, ये मैं पूरा हॉरिजॉन्टल सरफेस एक बना ही देता हूँ। ठीक है, और ये तुम्हारा एक और पार्टिकल था M2 मास का, जो कि U2 वेलोसिटी से चला जा रहा था। अब जाहिर सी बात है, U1 ज्यादा होगी, तब ये जाके दोनों भिड़े। तो अब इनका कोलिजन हुआ। ये सेकंड पिक्चर है, ये फर्स्ट पिक्चर थी। सेकंड पिक्चर, यहाँ से मैं ये लाइन बना देता हूँ। अब इनका कोलिजन हुआ, ठीक है, जिसमें इनका कुछ डिफॉर्मेशन भी होगा। ठीक है, जो हमने ऊपर देख लिया है, डिफॉर्मेशन होगा। तो अब जब तक कोलिजन चल रहा है, डिफॉर्मेशन रिफॉर्मेशन का प्रोसेस चल रहा है, तब तक इनकी एक कॉमन वेलोसिटी रहेगी v। मास तो M1 M2 है ही। ठीक है, और फिर उसके बाद ये अलग हो जाएंगे, M1 M2। इसकी कुछ वेलोसिटी हो गई v1, और इसकी कुछ वेलोसिटी हो गई v2। ये पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि किस तरफ गए दोनों। ठीक है, होता क्या है इसमें, जितना डिफॉर्मेशन हुआ उतना ही रिफॉर्मेशन हो जाता है। पहली बात तो E = 1 होता है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन का जो मॉड है, वो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के मॉड के बराबर होता है। ठीक है, ऐसा हुआ क्यों, है ना। अब देखो, सपोज जब ये इनिशियली आ रहा है, तो थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ यार इसमें, क्योंकि मेरे को एक चीज लिखनी पड़ेगी यहाँ पर, तो वो नीचे डिजाइन कर देता हूँ। ठीक है, अब जब ये आ रहे थे एक दूसरे की तरफ, है ना। ठीक है, तो इनकी अगर मैं इनिशियल मोमेंटम लिखना चाहूँ, तो मैं लिख सकता हूँ M1 U1 प्लस M2 U2। इनका कोलिजन मोमेंटम लिखना चाहूँ, तो मैं लिख सकता हूँ M1 प्लस M2 इंटू वी। और पी फाइनल लिखना चाहूँ, तो मैं लिख सकता हूँ M1 V1 प्लस M2 V2। ठीक है, तो ये हो गया। अब बात ये है कि आ, ये हो गया। ठीक है, अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिखता हूँ भाई, तो इसकी होगी हाफ M1 U1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 U2 स्क्वायर।
काइनेटिक एनर्जी ऑफ कोलिजन अगर मैं लिखना चाहूंगा तो वो हो जाएगी हाफ m1 प्लस m2 इंटू वी स्क्वायर। और काइनेटिक एनर्जी फाइनल अगर मैं लिखना चाहूंगा तो हो जाएगी हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। अब मैं कुछ चीजें बोलूंगा इनको तुम लिखते भी रहना, ठीक है। तो हुआ क्या, हाँ, मैं एक एग्जाम्पल से तुम्हें समझा रहा हूँ कि लेट से के इनिशियल जो था तुम्हारा वो 10 जूल के बराबर था, ठीक है। अब ड्यूरिंग कोलिजन, जब तक ये कोलिजन चल रहा है, डिफॉर्मेशन डिफॉर्मेशन का प्रोसेस, तब तक हमने बोला है v कॉमन से चलेगा, वो हम निकाल भी सकते हैं। निकालेंगे कैसे भाई, क्योंकि अगर तुम इन दोनों के सिस्टम को ले लो तो ये जब कोलाइड भी करेंगे तो इन पर इम्पल्सिव फोर्स एक्ट जरूर करेगा। बट अगर मैं इन दोनों को सिस्टम मान रहा हूँ तो वो इम्पल्सिव फोर्स इंटरनल हो जाएगा, इसलिए नो एक्सटर्नल फोर्स है, तो तुम पी इनिशियल और पी कोलिजन को बराबर कर सकते हो और इसको इक्वेट कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया। चलो, अब सपोज काइनेटिक एनर्जी इसकी मैंने बोला इनिशियली 10 जूल थी। जब ये यहाँ पर आया, काइनेटिक एनर्जी कोलिजन अगर मैं बात करूँ तो ये कुछ कम हो गया, 6 जूल हो गई, है ना। बट इसमें एक खास बात होती है कि जैसे 10 से 6 जूल हो गई, ठीक है, तो 4 जूल कहाँ गई भाई। तो पूरी की पूरी 4 जूल जो एनर्जी बची, जो इसमें इनिशियल से कोलिजन में कम हो गई है, वो पूरी की पूरी डिफॉर्म जब ये हुआ ना तो इसके पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में इन दोनों में स्टोर हो गई। तो बची हुई 4 जूल का क्या हुआ, यहीं पे लिखो, ठीक है। मैं एग्जाम्पल से क्यों समझा रहा हूँ, ताकि तुम्हें अच्छे से समझ में आए। तो 4 जूल स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ m1 एंड m2। तो बचा हुआ 4 जूल यहाँ है। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये जब रिफॉर्म पूरा हो गए, फिर ये रिफॉर्म होना चालू करेंगे। तो जैसे ये रिफॉर्म होना चालू करेंगे तो वो पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर थी ना, वो वापस से काइनेटिक के फॉर्म में कन्वर्ट होगी, और यहाँ से निकलते वक्त इनकी टोटल काइनेटिक एनर्जी अगेन 10 जूल मिलेगी तुम्हें। यही इसमें खास है। तो तुम इसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व करा सकते हो, तो तुम यहाँ लिख सकते हो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व इनिशियली एंड फाइनली। तो काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व इनिशियली एंड फाइनली, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब फिर से एक बार इस कोलिजन को समझो। इसमें हमने बोला कि U1 से m1 मास का पार्टिकल आ रहा था, U2 से m2 मास का पार्टिकल आ रहा था, दोनों कोलाइड हुए, कोलाइड होने के बाद एक कॉमन वेलोसिटी से चले, ठीक है। और फिर फाइनली फिर ऐसा ऐसा हो गया, ठीक है। तो एनर्जी तुम इसमें काइनेटिक एनर्जी क्यों कंजर्व करा पा रहे हो, क्योंकि जितनी बीच में कोलिजन के दौरान काइनेटिक एनर्जी कम होगी, बट वो पूरी की पूरी एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इन दोनों स्टोर हो जाएगी, ठीक है। और फिर उसके बाद तुम वो पूरी की पूरी जैसे ही ये रिफॉर्म होके अलग होंगे, उस इंस्टेंट पर तुम्हें पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी फाइनल में मिल चुकी है। हाँ, वो एक्सचेंज हो सकती है, हो सकता है 10 में से 8 इसके पास रही हो, 2 इसके पास रही हो, तो ये उल्टा हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए, तो वो हम बात करेंगे, ठीक है। हाँ, बट काइनेटिक एनर्जी तुम्हें पूरी की पूरी वापस मिल जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, है ना। और इसमें तुम मोमेंटम कंजर्वेशन करा सकते हो, ठीक है, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो अगर इन दोनों की मैं साथ में बात करूं तो इम्पल्सिव फोर्स इंटरनल हो जाएगा इन दोनों के लिए, ये वाला। जो हम ऊपर इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन डिफॉर्मेशन की बात इसलिए एक के लिए कर रहे थे, अगर एक के लिए करते तो यहाँ पर जो m1 u1 है वो तुम m1v के बराबर नहीं बोल सकते, बट m1 u1 प्लस m2 u2 को तुम m1 प्लस m2 इंटू v के बराबर बोल सकते हो। मेरा पॉइंट समझ में आया, क्योंकि इन दोनों को सिस्टम लोगे तो इम्पल्सिव फोर्स इंटरनल हो जाएगी, बट अगर केवल ये तुम्हारा सिस्टम है तो इस इंस्टेंट पर यहाँ पर एक इम्पल्सिव फोर्स लग रहा होगा, तो उस इम्पल्स को निकाल सकते हो m1v माइनस m1u1 करके, ठीक है। बट वो भी हमारा निकालना पॉइंट नहीं है। तो अभी तुम यहाँ पे मोमेंटम का अंदर करा सकते हो। तुम बोल सकते हो पी इनिशियल इक्वल टू पी कोलिजन, यानी कि m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v, है ना। तो v को तुम यहाँ से निकाल सकते हो m1u1 प्लस m2u2 अपॉन m1 प्लस m2। इस तरीके से तुम v निकाल सकते हो। फिर तुमसे अगर k कोलिजन पूछा जाए तो तुम बोल सकते हो हाफ m1 प्लस m2 इंटू v का स्क्वायर, है ना। तो तुम इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो, ठीक है। अब ये जब तुम कैलकुलेट करोगे तो तुम क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, ठीक है। अभी तुम बोलोगे अगर मैं इसको ऐड कर दूं, है ना, अगर मैं इसको स्क्वायर करता हूँ, तुम बोलोगे m1 u1 स्क्वायर प्लस m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर कुछ भी आएगा। तुम बोलोगे उससे ज्यादा भी हो सकता है, तो तुम कैलकुलेट करके देख लेना, ये कम ही आएगा।
ठीक है। तो ये होगी तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी ऑफ कोलिजन, इस तरीके से तुम निकाल सकते हो। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि सपोज कोई एक कोलिजन है जिसका तुम्हें ये M1 U1 सब ये सब तो नोन है, इनिशियल कंडीशन है ना, फिर तुमसे बोलूं कि इनका कोलिजन के दौरान अगर ये इलास्टिक कोलिजन है, केवल मैं तुम्हें इतनी इन्फॉर्मेशन दूं कि ये एक M1 मास का पार्टिकल U1 वेलोसिटी से आ रहा था, एक M2 मास का पार्टिकल U2 वेलोसिटी से आ रहा है, दोनों कोलाइड करे, बट ये इलास्टिक कोलिजन है। तो कोलिजन के दौरान एनर्जी स्टोर्ड कितनी होगी इन दोनों के अंदर कंबाइंड, तो तुम बता पाओगे क्या? कुछ लोग बोलेंगे डाटा इनसफिशिएंट है, बट मैं बताता हूँ कैसे। तो एनर्जी स्टोर्ड अगर तुम्हें निकालना है, ये केवल इलास्टिक के केस में बोल रहा हूँ, है ना। इन इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक में बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा, वो ये हम देखेंगे। इलास्टिक के केस में अगर तुम्हें एनर्जी स्टोर निकालना है, इसमें कई बार क्वेश्चन भी आया हुआ है एडवांस में, तो वो तुम बोल सकते हो के कोलिजन कुछ कम है, मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कुछ थी के इनिशियल, उसमें से के कोलिजन को निकाल दो, मतलब जब के कोलिजन प्लस स्टोर्ड इलास्टिक, वो तुम्हारा के इनिशियल के बराबर होता है। जैसे मैं बोलने जा रहा हूँ एनर्जी कंजर्व वैसे करा सकते हो, के एनर्जी इनिशियल जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी वो ई स्टोर्ड प्लस के कोलिजन हो जाएगी। तो यही था मैंने लिखा है एनर्जी स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक के केस में हो जाएगी के इनिशियल माइनस के कोलिजन। ठीक है। अब तुम बोलोगे भाई चलो M1 U1 M2 U2 दिया हुआ है, तो के इनिशियल तो अपन निकाल लेंगे, ठीक है। के कोलिजन कहाँ से लाएंगे? तो के कोलिजन तुम्हारी क्या होगी, हाफ M1 + M2 इंटू वी का स्क्वायर। तो M1 M2 भी दिया, बट अब तुम कहोगे भाई ये वी कहाँ से लाए, तो वी कहाँ से लाओगे भाई, वी लाओगे यहाँ से, यही पी इनिशियल इक्वल टू पी कोलिजन करके। तो तुम्हें इस तरीके से वी की वैल्यू यहाँ दिख गई है, ये इस तरीके से वी निकाल लोगे। तो वी गिवन नहीं होगा, वी तुम्हें निकालना पड़ेगा मोमेंटम कंजर्व करा के, क्योंकि तुम, जैसे मैंने तुम्हें रीजन 2-3 बार अब बोल चुका हूँ मैं कि इसमें मोमेंटम कंजर्व क्यों हो रहा है। एज अ सिस्टम दोनों पार्टिकल्स का कंबाइंड मोमेंटम कंजर्व करा रहा है, ठीक है। बट इंडिविजुअली अगर तुम करना चाहो M1 U1 = M1 V बोल दो, तो वो नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर इम्पल्स है। बट अगर मैं इन दोनों को सिस्टम ले रहा हूँ, तो ये इम्पल्स इंटरनल हो गया, दोनों पर एक्ट कर रहा है, इस M1 + M2 सिस्टम के लिए इंटरनल हो गया, तो इसको कंसिडर नहीं करेंगे। सीधे सीधे बोल देंगे M1 U1 + M2 U2 यहाँ से तुम V निकाल लोगे, इससे तुम्हें के कोलिजन मिल जाएगा, के इनिशियल तुम निकाल लोगे M1 U1 M2 U2 यूज करके। तो के इनिशियल माइनस के कोलिजन करोगे, इतनी पूरी की पूरी स्टोर्ड होगी। ये तुमसे पूछ सकता है एनर्जी स्टोर्ड कितना है, तो इस तरीके से तुम इसको निकालो, ठीक है। आई होप ये तुम्हें समझ में आ गया होगा। जैसे अगर तुम ऊपर वाले केस में देखो, एनर्जी स्टोर तुम्हारी कितनी आ रही है, के इनिशियल 10 है, के ओरिजिन 6 है, तो 4 जूल की एनर्जी स्टोर है। इस तरीके से तुम इसको निकाल सकते हो। आई होप ये समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक ओरिजिन, सेकेंड टाइप, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। तो परफेक्टली इन इलास्टिक का फिगर बनाते हैं। एक काम करता हूँ ना, मैं इन फिगर्स को यहीं से ले लेता हूँ, बार बार कौन मेहनत करेगा इस चीज की, ठीक है। ये हो गया। अब क्या हुआ, फिर से वही, ये U1 M1 U1 इस तरीके से आ रहे थे, ये दोनों फिर कोलाइड किए, मतलब ये M1 मास का पार्टिकल U1 वेलोसिटी से आ रहा था, ये M2 मास का पार्टिकल U2 से आ रहा था। फिर ये दोनों कोलाइड किए, कोलिजन के टाइम इनकी कॉमन वेलोसिटी v है, जब तक डिफॉर्मेशन डिफॉर्मेशन चल रहा होता है। बट क्योंकि ये इन इलाके के यहाँ डिफॉर्मेशन है ही नहीं, ठीक है। और फिर इसके बाद ऐसा नहीं होगा, है ना, ये सेपरेट होंगे ही नहीं, क्योंकि ये इन इलास्टिक परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है। तो इसमें ये दोनों यहीं पे तुम्हारा यही फाइनल इमेज भी हो जाएगी। तो फाइनली भी यही होगा कि दोनों M1 और M2 एक v वेलोसिटी से चले जा रहे होंगे, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ इस केस में तुम्हारा कि चलो पहले मैं ये लिख लेता हूँ, यहाँ पे हमने क्या क्या लिखा था, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी लिखी थी ना, ठीक है। हाँ, तो पी इनिशियल जो तुम्हारा है वो तो सिंपली वही है जैसे ऊपर वाले का था, M1 U1 + M2 U2। ई कोलिजन तुम्हारा हो गया M1 + M2 वी, और फाइनली भी वही रहा M1 + M2 क्योंकि रिफॉर्मेशन हुआ ही नहीं है ना। तो इस टाइप ऑफ कोलिजन के लिए हम सीधे सीधे बोलते हैं कि जो तुम्हारा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है ई, दैट इज इक्वल टू 0, यानी कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन का मॉड तुम्हारा 0 आ जाएगा, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी अगर तुम लिखोगे तो इनिशियली हो जाएगी हाफ
m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर, और काइनेटिक कोलिजन और काइनेटिक फाइनल बराबर हो जाएगी, और वो कितनी होगी, हाफ m1 प्लस m2 वी स्क्वायर। तो बेसिकली यहाँ पर हुआ क्या कि अब ये तुम्हारी कमी होगी, या ये जनरली कमी होती है, लेट से, फिर वही एग्जांपल लेते हैं कि के इनिशियल सपोज 10 जूल थी, एग्जांपल लेते हैं, और के कोलिजन और के फाइनल तुम्हारी मिला करके हो गई 6 जूल। ठीक है, हो गई। तो हुआ क्या यहाँ पे, 10 जूल से तुम्हारा क्या कहते हैं, 10 जूल की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पूरे सिस्टम की थी ये, है ना। फिर ये आकर के लड़े, जब ये लड़े तो इनका डिफॉर्मेशन हुआ, बट रिफॉर्मेशन भी होना चाहिए था। जैसे ऊपर वाले केस में तो पूरा रिफॉर्मेशन हो गया, बट यहाँ पर रिफॉर्मेशन बिल्कुल नहीं हुआ। पर रिफॉर्मेशन क्यों हुआ था कि जो कि जब तक ये डिफॉर्म हुआ ना, तो जितनी भी एनर्जी, जैसे डिफॉर्मेशन होने के बाद इनकी स्पीड थी v, क्योंकि थी कितनी, जो हमने निकाल ली थी ऊपर, ठीक है। तो उसके बाद काइनेटिक एनर्जी 6 जूल हो गई थी कोलिजन के टाइम पे, ऊपर वाले केस में, है ना। तो बचा हुआ 4 जूल, उसमें क्या हुआ था भाई, कि जो 4 जूल बचा था 6 के अलावा, वो पूरा का पूरा एज पोटेंशियल एनर्जी m1 m2 में स्टोर्ड था, क्योंकि वो जो बॉडीज थी वो परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज थी, और इलास्टिसिटी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। अब हमने सपोज कोई दूसरे मटेरियल की बॉल ले ली जिसमें इलास्टिसिटी है ही नहीं, ठीक है। जैसे तुम्हारी रबर इलास्टिक होती है, तो उसमें एनर्जी स्टोर होती है, तो उसको खींच भी लेते हो, फिर छोड़ते हो, फिर वो वापस रिफॉर्म हो जाती है। स्प्रिंग जो होती है वो भी इलास्टिक, खींच लेते हो, फिर वापस रिफॉर्म हो जाती है। बट कभी तुम ट्राई करना, कोई सेरामिक के ऑब्जेक्ट ले लेना, है ना। कोई प्लेट लेना, सेरामिक की जो चीनी मिट्टी की प्लेट होती है वो लेना, उसको कभी खींचने की कोशिश करना, या वैसी कोई रॉड लेना, वो खींचेगी नहीं, वो सीधा टूट जाएगी, ठीक है। तो उसमें इलास्टिसिटी जीरो होती है भाई, उसमें कुछ नहीं होता। तो बेसिकली हुआ क्या यहाँ पर, वैसा ही कुछ केस है कि वहां तो जैसे तुम दो स्पॉन्ज बॉल लड़ाओगे, तो वो कुछ देर के ऐसे डिफॉर्म होगी और वापस ऐसे तुम्हारी ये निकल जाएगी, ठीक है। बट अगर तुम दो सेरामिक बॉल लड़ाओगे तो वो टूट जाएंगी, या तो डिफॉर्म हो जाएगी, या फिर, हाँ वो टूट ही जाएगी बेसिकली, है ना, ठीक है। या फिर कुछ और, मतलब उसमें एनर्जी स्टोर करने की कैपेसिटी नहीं होगी, बात ये समझो। तो जो ये था पहले, तो क्या हुआ था ऊपर वाले केस में कि एनर्जी जो 4 जूल की थी वो एज पोटेंशियल एनर्जी स्टोर थी। जैसे ही वापस ये अलग हुए उतने इंस्टेंट में वो 4 जूल पहले तो स्टोर हुई, फिर निकल करके वापस एज काइनेटिक एनर्जी मिल गई दोनों को, और फिर फाइनली और इनिशियली काइनेटिक एनर्जी कंजर्व हो गई। बट यहाँ क्या हुआ, ये जो 6 जूल के अलावा जो बची हुई 4 जूल है ना, इन बॉडी में स्टोर करने की क्षमता ही नहीं है, ठीक है। तो वो पूरी की पूरी सराउंडिंग में डिसिपेट हो गई, और अब कोई एनर्जी है ही नहीं जो इन लोगों को वापस रिफॉर्म कर पाए, तो ये दोनों डिफॉर्म स्टेट में ही आपस में चिपक गए और आगे चलते गए, ठीक है। ये चिपके हुए, ठीक है, डिफॉर्म स्टेट में। तो तुम बोल सकते हो कि यहाँ पर जो 4 जूल एनर्जी थी, 4 जूल एनर्जी इज रिलीज एंड नॉट स्टोर्ड, ठीक है। तो इसमें स्टोर नहीं हो पाई क्योंकि ये परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है। तो पूरी की पूरी 4 जूल एनर्जी जो बचती है 10 के अलावा, वो एनवायरनमेंट में रिलीज हो गई, स्टोर नहीं हुई। इसी वजह से तुम्हारा जो ये है, क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं हुई, क्योंकि बीच में एनर्जी उड़ गई बाहर, ठीक है। अगर ये स्टोर हो जाती तो रिफॉर्मेशन में काम आ जाती, इसलिए रिफॉर्मेशन यहाँ हो ही नहीं पाया। तो जब एनर्जी स्टोर ही नहीं हो पाई, तो रिफॉर्मेशन हो ही नहीं पाया, जैसे तो रिफॉर्मेशन हो ही नहीं पाया। सर जब रिफॉर्मेशन हो ही नहीं पाया, तो ये ऐसे चिपक के आगे चलते गए। पर यहाँ पर भी तुम एक चीज कर सकते हो कि मोमेंटम के अंदर तुम करा ही सकते हो, पी इनिशियल इक्वल टू पी कोलिजन, और वही पी फाइनल भी है, ये तो करा ही सकते हो। तो वी कॉमन तो तुम्हें मिल ही जाएगा कि कितने से ये आगे चलेंगे, ठीक है। बट काइनेटिक एनर्जी तुम कहीं पर भी कंजर्व नहीं करा सकते हो, ठीक है, मतलब यहाँ पे नहीं करा सकते। बट तुम काइनेटिक एनर्जी ऑफ कोलिजन इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ फाइनल यहाँ पर बोल सकते हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है कि कोलिजन के बाद कोई रिफॉर्मेशन हुआ ही नहीं ना। तो जो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी हमने निकाल भी लिया, तो ये इक्वल होगी, ये इसमें खास होता है। तो ये तुम बोल सकते हो। तो ये होता है तुम्हारा परफेक्टली इनएलास्टिक कोलिजन, ठीक है। और इसके लिए ई जो है वो 1 होता है, सॉरी ई इक्वल जो है वो 0 होता है, 1 तो तुम्हारा इलास्टिक के लिए होता है। अब तीसरे टाइप का कोलिजन देख लेते हैं जो कि इनके बीच में आता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन, इसमें ई जो है तुम्हारा वो 0 से 1 के बीच में होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, फिर से फिगर बनाते हैं भाई, ये आ गए फिगर इसी तरीके के। तो हुआ क्या, वही हुआ
ये दोनों M1 वाला पार्टिकल U1 से आ रहा था, M2 वाला पार्टिकल U2 से आ रहा था, दोनों लड़े। लड़ने के बाद डिफॉर्मेशन हुई। डिफॉर्मेशन के बाद रिफॉर्मेशन भी हुई, ठीक है, बट पूरी नहीं हुई, है ना। ये आए ऐसे ऐसे, ये लड़े, रिफॉर्म हुए। ये रिफॉर्म जब हुए ना, तो ये पूरी तरह से रिफॉर्म नहीं हुए, और इस वजह से इनका वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के बराबर नहीं हुआ, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन थोड़ा कम रह गया, क्योंकि कुछ एनर्जी स्टोर उसमें हुई नहीं। बेसिकली हुआ क्या, समझो ध्यान से। अब इसको एग्जाम्पल समझाता हूँ भाई, है ना। सपोज जब इनिशियली आ रहे थे तो काइनेटिक एनर्जी थी इनकी 10 जूल, ठीक है। ड्यूरिंग कोलिजन फिर से ये 6 जूल हो गई। 4 जूल तुमने ऊपर बोला, ऊपर के दोनों केसेस में अगर तुम ध्यान देखो, तो इलास्टिक वाले में हमने बोला था कि 4 जूल पूरी की पूरी स्टोर हो गई थी, जो कि वापस तुम्हें मिल गई एज काइनेटिक एनर्जी, और तुम्हें फिर काइनेटिक फाइनल तुम्हें यहाँ पर मिल जाती थी पूरी की पूरी 10 जूल उस वाले में, ठीक है, क्योंकि पूरी की पूरी स्टोर थी 4 जूल। फिर सेकंड केस में परफेक्टली इलास्टिक में हमने बोला 10 में से 6 बीच में कोलिजन में हो गई, लेकिन फाइनली भी 6 ही रही, क्योंकि पूरी की पूरी 4 जूल एनवायरमेंट में उड़ गई। बट अब ये इंटरमीडिएट केस है, लेट से 2 जूल उड़ गई और 2 जूल स्टोर रह गई, तो फाइनली 8 जूल हो गई। तो इसमें बोलोगे 2 जूल स्टोर हो गई और 2 जूल रिलीज हो गई, ठीक है, मतलब डिफॉर्मेशन हुआ, ठीक है। रिफॉर्मेशन हुआ बट कंप्लीट रिफॉर्मेशन नहीं हुआ, ठीक है, जिसकी वजह से कुछ एनर्जी, मतलब बेसिकली इनके पास एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटी थी, बट इतनी नहीं थी कि वो पूरी की पूरी एनर्जी स्टोर कर ले जो एक्स्ट्रा में थी अपने पास। 10 जूल में से पूरी की पूरी स्टोर कर ले, ऐसा नहीं था। 10 जूल में से 6 जूल मतलब तो काइनेटिक में ही है, 2 जूल उसने स्टोर करी और 2 जूल उसने उड़ा दी। तो फाइनली क्या हुआ, ये 6 जूल तो है ही है जो कोलिजन के टाइम थी, प्लस ये 2 जूल जो स्टोर हुई थी, ये हमें 8 जूल टोटल यहाँ पे दिख गई फाइनल केस में, और 2 जूल एनवायरनमेंट में रिलीज हो गई। तो इस टाइप का जो कोलिजन होता है इसको हम बोलते हैं इन इलास्टिक कोलिजन। और इस टाइप के कोलिजन के लिए जो तुम्हारे ई की वैल्यू होती है वो 0 से 1 के बीच में होती है। मोमेंटम लिख ही सकते हो भाई, इनिशियल M1 U1 प्लस M2 U2। पी कोलिजन तुम्हारा हो जाएगा M1 प्लस M2 × V, और पी फाइनल तुम्हारा हो जाएगा M1 V1 प्लस M2 V2। तो मोमेंटम तो तुम फिर हर बार तीनों में ही कंजर्व करा सकते हो, क्योंकि वही बात है भाई, ये जो इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन डिफॉर्मेशन आएंगे दोनों पूरे कोलिजन के दौरान, ये सब इंटरनल है, ये तो तुम कंजर्व करा सकते हो। और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल तुम लिखोगे तो वो हो जाएगी हाफ M1 U1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 U2 स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी ऑफ कोलिजन हो जाएगी तुम्हारी हाफ M1 प्लस M2 V स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी फाइनल हो जाएगी हाफ M1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 V2 स्क्वायर। पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज तुम्हारी ये हो गई कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन का जो मॉड है वो लेस देन होगा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के मॉड से। तीसरी चीज तुम्हारी हो गई कि जो के इनिशियल है वो के कोलिजन के भी बराबर नहीं है, और वो के फाइनल के भी बराबर नहीं है। और दूसरी चीज, जैसा तुम वहां पे बोलते थे, एनर्जी स्टोर्ड अगर मैं तुम्हें इसमें निकालने को बोलूं, तो क्या वो के इनिशियल माइनस के कोलिजन होगी? नहीं, क्योंकि बची हुई कुछ डिसिपेट हुई है और कुछ रिलीज, कुछ उसमें स्टोर हुई थी जो कि रिफॉर्मेशन में काम आई, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो इसमें तुम्हें ध्यान रखने हैं, ठीक है। बट मोमेंटम के अंदर तुम करा सकते हो, तो वो फिर से लिख लो, पी इनिशियल इक्वल टू पी कोलिजन इक्वल टू पी फाइनल, है ना। तो यहाँ से अगर तुम्हें वी कॉमन निकालने को बोला जाए तो तुम वो निकाल सकते हो, केसी भी तुम निकाल सकते हो, बट तुम ये एनर्जी स्टोर नहीं बता सकते जब तक तुम्हें गिवन नहीं होगा। अगर तुम्हें ऐसा दे दिया कि एनवायरमेंट में 2 जूल रिलीज हो गई, तो तुम के आई माइनस के सी करोगे तो तुम्हें 4 मिलेगा, ठीक है। 2 जूल रिलीज हो गए अगर तुम्हें बताया हुआ है, तो 2 बची हुई स्टोर हुई होगी, ये तुम बता सकते हो, ठीक है। या एनवायरनमेंट में रिलीज कितनी हुई तुम इसको ऐसे बता सकते हो कि तुम्हें इनिशियल अगर निकालनी तुमने और फाइनल निकालनी 10 जूल 8 जूल, तो बोलोगे 2 रिलीज हुई, है ना। के कोलिजन भी तुम निकाल लोगे, मोमेंटम कंजर्व करके वेलोसिटी निकाल लोगे, जैसे हमने ऊपर देखा इलास्टिक में। तो के कोलिजन मिल गया, के फाइनल मिल गया, तो के फाइनल माइनस के कोलिजन जो है तुम्हारा उतनी ही स्टोर हुई थी भाई, ठीक है। तो इसको तुम के इनिशियल माइनस के ओरिजिन के बजाय एनर्जी स्टोर को बोल सकते हो के फाइनल माइनस के ओरिजिन, तो ये तुम्हारी सही हो जाएगी, ठीक है। तो वैसे इतनी डिटेल में सब चीजें आती नहीं है, बट मैंने तुम्हें समझाने के लिए ये सब बता दिया, ठीक है। तो अब एक बार मैं तुम्हें समराइज कर देता हूँ, ठीक है। कोलिजन होता कैसे है,
ये दोनों अप्रोच किए, दो पार्टिकल, ठीक है। बेसिकली पहले इलास्टिक का बताता हूँ, है ना, अपने वर्ड में तुम लिख लेना। पहले पार्टिकल्स अप्रोच किए, ठीक है, फिर डीफॉर्मेशन हुआ, है ना, फिर रीफॉर्मेशन हुआ। खास बात ये है कि ये कंप्लीट हो गया, कंप्लीट यानी कि 100% रिफॉर्मेशन हो गया, ठीक है। परफेक्टली इनएलास्टिक में क्या हुआ भाई, परफेक्टली इनएलास्टिक में क्या हुआ, अप्रोच किए, है ना, फिर डीफॉर्मेशन हुआ, यहीं पे खत्म हो गया। रिफॉर्मेशन 0%, रिफॉर्मेशन हुआ ही नहीं भाई। तो बेसिकली इसमें क्या हुआ, ठीक है, जितनी एनर्जी तुम्हारी बेसिकली स्टोर हुई थी वो पूरी की पूरी तुम्हें रिफॉर्मेशन के लिए मिल गई। यहाँ पर क्या हुआ, एनर्जी स्टोर हुई नहीं, जितने कम हुई ना काइनेटिक एनर्जी तुम्हारी कॉमन वाले के साथ में, जब तुम दोनों चिपके हुए थे, जो इधर ड्यूरिंग कोलिजन वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी हुई, जो कम हुई ना वो पूरी की पूरी एनवायरनमेंट में रिलीज हो गई, तो कुछ भी स्टोर नहीं हुई। इसमें पूरी की पूरी स्टोर हुई थी इलास्टिक में, और वो वापस हमें फाइनल काइनेटिक एनर्जी में जो एक्स्ट्रा एनर्जी थी वो हमें इससे मिल गई थी, ठीक है। और तीसरा तुम्हारा इन इलास्टिक हुआ, इन इलास्टिक हुआ, उसमें क्या होता है, अप्रोच हुए, मतलब अप्रोच किया एक दूसरे को ये, फिर डिफॉर्म हुए, है ना, फिर रिफॉर्मेशन भी हुआ, ठीक है। बट रिफॉर्मेशन जो है अब की बार 0% से तो ज्यादा हुआ, 0.00001% भी तुम्हारा इन इलास्टिक में आ गया, रिफॉर्मेशन थोड़ा सा हुआ है ना। रिफॉर्मेशन ग्रेटर देन 0% और 100% से कम हुआ, तो ये सारे केसेस तुम्हारे इन इलास्टिक में आ गए। मतलब कुछ एनर्जी स्टोर हुई थी जो कि रिफॉर्मेशन में मिली, ठीक है। अगर जीरो एनर्जी स्टोर हुई होती तो परफेक्टली इलास्टिक हो जाता, और अगर पूरी एनर्जी स्टोर हुई होती तो 100% हो जाता है रिफॉर्मेशन, तो तुम्हारा इलास्टिक हो जाता। तो इस तरीके से हम कोलिजन को तीन टाइप में डिवाइड करते हैं, इलास्टिक, इन इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक। मोमेंटम तीनों केसेस में कंजर्व्ड होगा, काइनेटिक एनर्जी केवल पहले वाले में कंजर्व्ड होगी, जो तुम देख सकते हो इलास्टिक में, के इनिशियल इक्वल टू के फाइनल जो हमने किया है ना, काइनेटिक एनर्जी ये कंजर्व्ड है। और जो ये तुम्हारा परफेक्टली इनलास्टिक है, इसमें एक खास बात होगी, जो कोलिजन के टाइम काइनेटिक एनर्जी होगी वही तुम्हारी फाइनली भी होगी, क्योंकि रिफॉर्मेशन हुआ ही नहीं है, सेम ही केस है। तो आई होप मैंने तुम्हें काफी अच्छा समझा दिया है। अब इसमें थोड़ा सा खुद से गौर करना, थोड़ा सोचना भाई क्या चीजें हैं ये, क्योंकि काफी अच्छा कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन है ये, ठीक है। तो इसीलिए आज अपने पास कुछ खास क्वेश्चन तो नहीं है, टाइम भी ऑलमोस्ट हो ही गया है। तो क्वेश्चन हम इस बार अच्छे से करेंगे, क्योंकि यार ये टॉपिक अभी काफी थ्योरेटिकल था, तो तुम्हें समझना जरूरी था। क्वेश्चन हम करेंगे, अब ऑब्लिक कोलिजन समझेंगे, फिर कुछ इसमें कुछ अच्छे क्वेश्चन करेंगे। तो आई होप तुम्हें आज जितना समझाया है समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो तुम कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, और साथ में टाइम स्टैम्प डाल देना कि किस पॉइंट पर तुम्हें वो डाउट आया था। तो आई होप तुम्हें आज की वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना यार, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्टडी, बाय।